इतिहास की कुछ अजीब और अनोखी घटनाएं जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, 1975 में साउथ वियतनाम की कैपिटल सैगोन शहर में एक अजीब सा साइलेंस और पैनिक चल रहा था। वियतनाम वॉर अपने लास्ट फेज में था और नॉर्थ वियतनामीज आर्मी धीरे धीरे साउथ वियतनाम की कैपिटल सैगोन को घेर चुकी थी। अमेरिका को समझ आ चुका था कि वो वॉर नहीं जीत सकते, इसीलिए उन्होंने एक सीक्रेट इवैक्यूएशन प्लान चलाया जिसका नाम ऑपरेशन फ्रीक्वेंट विंड था। सिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे। तभी रेडियो पर एक स्ट्रेंज सिग्नल आया जिसमें कहा गया, द टेम्परेचर इन सैगोन इज 105 डिग्री एंड राइजिंग। असल में ये एक कोड था जिसका मतलब था इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है। यूएस एम्बेसी और कुछ बिल्डिंग्स की रूफ टॉप पर लोगों की भीड़ लग गई। साउथ वियतनामी सिटीजन, यूएस स्टाफ सब शहर से निकलना चाहते थे। इसी दौरान एक पॉपुलर फोटो ली गई जिसमें एक छोटी सी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा है और लाइन में खड़े लोग दिखते हैं जो उसमें चढ़ रहे होते हैं। ये फोटो दुनिया की सबसे आइकॉनिक वॉर इमेज में से एक मानी जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि कई हेलीकॉप्टर्स में जगह कम पड़ रही थी, फिर भी लोग उसमें बैठने की कोशिश कर रहे थे। नेवी शिप्स पर हेलीकॉप्टर्स को सी में छोड़ दिया जा रहा था ताकि और लोगों को बचाया जा सके। 30 अप्रैल 1975 की सुबह नॉर्थ वियतनामीज टैंक्स सैगोन में घुस गए। प्रेसिडेंशियल पैलेस के गेट तोड़ दिए गए और साउथ वियतनाम ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। यहीं वियतनाम वॉर खत्म हो गया। सैगोन का नाम बदलकर हो चे मिन सिटी रख दिया गया। नंबर 2, 1800s के अर्ली ईयर्स में साउथ चाइना से बिल्कुल जंगल जैसा था। हर तरफ पायरेट्स, लूट और डर। लेकिन इसी बीच एक औरत पूरे समंदर पर राज कर रही थी जिसका नाम चिंग शी था। चिंग शी पहले कैंटन के एक वेश्यालय में काम करती थी। वहाँ उसने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पावर, सीक्रेट्स और पॉलिटिक्स को भी समझा। 1801 के आसपास उसकी शादी एक फेमस पायरेट कैप्टन जैंग ई से हुई। शादी के टाइम ही चिंग शी ने क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ वाइफ नहीं बल्कि इक्वल पार्टनर होगी। जैंग ई के पास ऑलरेडी एक बड़ा पायरेट नेटवर्क था जिसे रेड फ्लैग फ्लीट के नाम से जाना जाता था। 1807 में जैंग ई एक स्ट्रोम में मर गया। सबको लगा कि अब फ्लीट टूट जाएगी। हैरान करने वाली बात यह है कि उसी वक्त चिंग शी ने कमांड संभाल ली। उसने जैंग ई के एडॉप्टेड सन जैंग बाओ के साथ अलायंस बनाया ताकि कैप्टन्स उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करें। चिंग शी ने पायरेसी को केओस से निकालकर प्रॉपर सिस्टम बना दिया। उसने स्ट्रिक्ट रूल बनाकर सबको फॉलो करने पर मजबूर किया, जैसे लूट का हर पीस रजिस्टर होगा, जो छुपाता उसे डेथ पेनल्टी मिलती। सिविलियंस को बेवजह मारना मना था। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर पर एक डिसिप्लिन आर्मी चल रही हो। कुछ ही सालों में उसके कंट्रोल में 1500 से ज्यादा शिप्स और लगभग 80,000 पायरेट्स आ गए। वो कोस्टल टाउन से टैक्स लेती थी, ट्रेड रूट कंट्रोल करती थी और फिशर्स तक उसके परमिशन के बिना काम नहीं कर पाते थे। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि चाइनीज किंग नेवी भी उसे रोक नहीं पा रही थी। गवर्नमेंट ने ब्रिटिश और पोर्चुगीज नेवीज की मदद ली, फिर भी उसे हरा नहीं सके। आखिर में चाइनीज गवर्नमेंट ने समझा कि फोर्स से जीतना इम्पॉसिबल है, इसीलिए 1810 में उन्होंने चिंग शी के साथ ट्रीटी कर ली जिसमें उसे अपना लूट रखने की परमिशन दी गई और रिस्पेक्ट के साथ रिटायरमेंट दिया गया। अजीब बात यह है कि दुनिया के मोस्ट पायरेट्स या तो मारे गए या फांसी पर चढ़े, लेकिन चिंग शी शांति से रिटायर हुई, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन की तरह। नंबर 3, 1977 में कैनरी आइलैंड्स के टेनेरिफ एयरपोर्ट पर सुबह से ही डेंस फॉग छाया हुआ था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि रनवे के आगे का हिस्सा दिख ही नहीं रहा था, फिर भी फ्लाइट्स आ जा रही थी। अजीब बात यह थी कि ये एयरपोर्ट नॉर्मली इतना बिजी नहीं होता था, लेकिन उसी दिन पास के एक एयरपोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की एक थ्रेट मिली थी। इसी वजह से कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को टेनेरिफ डाइवर्ट कर दिया गया। एयरपोर्ट छोटा
छोटा था, पार्किंग स्पेस कम थी और रनवे के साइड प्लेन्स खड़े कर दिए गए। इसी वजह से एयरपोर्ट ओवर क्राउडेड हो गया। थोड़ी देर बाद वेदर और खराब हो गया। घनी फॉग रनवे पर छा गई। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई। टावर से पायलट्स को देखना मुश्किल हो गया और पायलट्स भी रनवे पर कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी फॉग के बीच 2 बड़े जंबो जेट्स KLM फ्लाइट 4805 और पैन AM फ्लाइट 1736 को मूव करने का ऑर्डर मिला। KLM प्लेन को पहले रनवे के एंड तक टैक्सी करने को कहा गया और पैन AM प्लेन को भी वही रनवे यूज करके एक एग्जिट से निकलना था, लेकिन फॉग इतना डेंस था कि पैन AM के क्रू ने एग्जिट मिस कर दिया। उन्हें लगा कि वो अभी सही जगह पर हैं, लेकिन असल में वो अभी भी रनवे पर ही थे। उधर KLM प्लेन रनवे के एंड पर पहुंचकर टेक ऑफ पोजीशन में आ गया। इसी बीच रेडियो पर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। KLM प्लेन के कैप्टन ने बोला कि वो टेक ऑफ के लिए रेडी हैं, लेकिन ATC ने क्लियरेंस नहीं दी। उन्होंने बस वेदर और इंस्ट्रक्शन रिपीट किया, पर KLM कैप्टन ने एज्यूम कर लिया कि टेक ऑफ क्लियर हो चुका है। फिर फॉग में ही KLM प्लेन ने फुल स्पीड में टेक ऑफ रोल स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ पैन AM के क्रू ने अचानक फॉग के बीच हेडलाइट्स देखी। उन्होंने इंजन फुल पावर में डालकर रनवे से हटने की कोशिश की, लेकिन सेकेंड्स के अंदर ही दोनों प्लेन आपस में टकरा गए। एक्सप्लोजन इतना मैसिव था कि KLM प्लेन के 248 लोग तुरंत मर गए और पैन AM प्लेन में आग लग गई। कुछ लोग बच भी गए, लेकिन टोटल मिलाकर 583 लोगों की जान चली गई। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सब एक चेन ऑफ स्मॉल मिस्टेक की वजह से हुआ। बॉम्ब थ्रेट, ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट और रेडियो कंफ्यूजन। इसी इंसिडेंट के बाद एविएशन दुनिया ने रूल्स बदले। क्लियर रेडियो लैंग्वेज, स्ट्रिक्ट क्रू कोऑर्डिनेशन और फॉग ऑपरेशंस के नए स्टैंडर्ड्स बनाए गए। नंबर 4, 1950 में एक दिन जब यूरोप के कई कंट्रीज में लोग सुबह उठकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सूरज अपने नॉर्मल पीले रंग में नहीं बल्कि ब्लू और पर्पल शेड में दिख रहा है। दोपहर का टाइम होने के बावजूद आसमान अंधेरा लग रहा था और कई जगह स्ट्रीट लाइट्स दिन में ही ऑन करनी पड़ी। यूके, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन रीजन्स में लोग घबरा गए। बर्ड्स कंफ्यूज्ड हो गई। लोग अपनी डेली लाइफ छोड़कर आसमान को ही देखते रह गए। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आई कि ब्लू सन और पर्पल मून देखी गई हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रात को मून भी पर्पल या ब्लू टिंट में नजर आया। लोगों ने पहले इसे कोई कॉस्मिक साइन, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट या डिवाइन वार्निंग तक मान लिया। पैनिक इतना ज्यादा था कि कई जगह चर्चेस भर गए और लोग प्रेयर्स करने लगे। बाद में जब साइंटिस्ट ने एटमॉस्फेयर का डाटा एनालाइज किया तो पता चला कि उस टाइम कनाडा में मैसिव फॉरेस्ट फायर चल रही थी। उन फायर्स का फाइन स्मोक और कार्बन पार्टिकल्स हवा के थ्रू अटलांटिक ओशन क्रॉस करके यूरोप तक पहुंच गए थे। ये पार्टिकल्स सनलाइट को स्कैटर कर रहे थे, जिससे येलो रेड लाइट फिल्टर हो गई और ब्लू पर्पल शेड डोमिनेट करने लगी। इस इंसिडेंट ने दुनिया को सिखाया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर एक कनेक्टेड सिस्टम है, जहां एक कॉन्टिनेंट का डिजास्टर दूसरे कॉन्टिनेंट को भी अफेक्ट करता है। 1950 का ब्लू सन आज भी हिस्ट्री का एक रेयर नेचुरल फिनोमिनन माना जाता है। नंबर 5, 1850 के आसपास चाइना ऑलरेडी क्राइसिस में था। गरीबी, भूख, करप्शन और फॉरेन पावर्स का प्रेशर काफी था। उस समय चाइना में क्विंग डायनेस्टी का रोल था। अजीब बात ये थी कि इसी बीच एक आम सा आदमी होंग जियो कुआन उठा और बोला कि वो जीसस क्राइस्ट का छोटा भाई है। होंग कई बार सिविल सर्विस का एग्जाम फेल कर चुका था। फेलियर्स के बाद उसे स्ट्रेंज विजन्स आने लगे। सपनों में एक बूढ़ा आदमी और एक मिडिल एज फिगर उसे डीमंस को खत्म करने के ऑर्डर देते थे। बाद में जब उसने क्रिश्चियन बुक पढ़ी तो उसने अपने विजन्स को बाइबल से जोड़ दिया। होंग ने लोगों को बताया कि क्विंग डायनेस्टी डीमंस से भरी है और उसे गिराना भगवान का काम है। गरीब किसान और माइनर्स लोग उसके साथ जुड़ते गए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये मूवमेंट इतना तेजी से फैला कि सरकार समझ ही नहीं पाई। 1851 में होंग ने अपना अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया, जिसे वो टाइपिंग हेवनली किंगडम कहते। उसका कैपिटल नैनजिंग को बनाया गया। उनका
सिस्टम बिल्कुल अलग था, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन, लैंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन वुमेन इक्वालिटी का क्लेम और अल्कोहल बैन था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ब्रूटल थी। वॉर के साथ मास किलिंग, फोर्स रिक्वायरमेंट, भूख और डिजीज फैल गई। पूरा चाइना बैटलफील्ड बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश धीरे धीरे जल रहा हो। क्विंग डायनेस्टी ने फाइनली लोकल आर्मीज और फॉरेन हेल्प ली। 1864 में नैनजिंग गिर गया। होंग जियू कुआन या तो बीमारी से मरा या उसने सुसाइड कर ली, क्योंकि रिकॉर्ड्स में एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है। उसके बाद विद्रोहियों का मास एग्जीक्यूशन किया गया। इस रेबेलियन में लगभग 20 से 30 मिलियन लोग मरे, जिसमें ज्यादातर सिविलियंस थे। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इतनी मैसिव ट्रेजेडी होने के बावजूद ये वॉर वेस्ट में ज्यादा फेमस नहीं है। नंबर 6, लोग यूजुअली सोचते हैं कि मैमथ्स बहुत पहले केव मैन के टाइम ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा लगभग 2600 बीसी में बना था, लेकिन पिरामिड्स बनने के 1000 साल बाद भी साइबेरिया के पास एक रिमोट जगह पर व्रैंगल आइलैंड में वुली मैमथ्स सरवाइव कर रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि आइस एज के बाद मेन लैंड पर मैमथ्स खत्म हो गए थे, लेकिन कुछ मैमथ इस आइलैंड पर आइसोलेशन की वजह से बच गए। वहाँ ह्यूमंस कम थे, प्रेडेटर्स ऑलमोस्ट नहीं थे, इसीलिए वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और जिंदा रहे। लेकिन आइलैंड लाइफ इजी नहीं थी, फूड लिमिटेड था, इसीलिए ये मैमथ्स धीरे धीरे छोटे साइज के हो गए। इसे साइंटिस्ट आइलैंड डॉर्फिज्म कहते हैं। फिर भी वो प्रॉपर वुली मैमथ थे। अजीब बात यह है कि जब मैमथ व्रैंगल आइलैंड पर सरवाइव कर रहे थे, तब दुनिया के दूसरे हिस्सों में ह्यूमन सिटीज बना रहे थे, फार्मिंग हो रही थी और पिरामिड्स जैसे मैसिव मॉन्यूमेंट्स ऑलरेडी हिस्ट्री बन चुके थे। लेकिन लगभग 1650 बीसी के आसपास ये लास्ट मैमथ्स भी एक्सटिंक्ट हो गए। हालांकि इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ लोग क्लाइमेट चेंज को वजह मानते हैं, कुछ ह्यूमंस को ब्लेम करते हैं और कुछ कहते हैं कि छोटी पॉपुलेशन के वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ गई थी। नंबर 7, नॉर्वे के आर्कटिक रीजन में लॉन्गेरबेन नाम का एक छोटा सा टाउन है। अजीब बात यह है कि यहाँ मरना इल्लीगल है। सुनने में भले ही ये मजाक लगे, लेकिन ये रूल बिल्कुल रियल है। यहाँ की जमीन हमेशा परमाफ्रॉस्ट में रहती है, इतनी ज्यादा ठंडी कि ग्राउंड कभी प्रॉपरली पिघलती ही नहीं। पुराने टाइम में जब लोग यहाँ दफनाए गए तो सालों बाद भी उनकी बॉडीज डिकम्पोज ही नहीं हुई। साइंटिस्ट ने जब ओल्ड ग्रेव स्टडी किए तो हैरान करने वाली बात सामने आई। पता चला कि कुछ बॉडीज में 1918 के स्पेनिश फ्लू के वायरस के ट्रेसेस अभी भी एक्टिव थे। इससे ये डर पैदा हुआ कि अगर नए बॉडीज दफनाए गए तो पुराने जर्म्स फिर से जिंदा हो सकते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि लॉन्गेरबेन में बॉडी दफनाना अलाउ नहीं है। अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाता है या ओल्ड एज में होता है तो उसे पहले ही मेन लैंड नॉर्वे शिफ्ट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल भी सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट के लिए हैं। लॉन्ग टर्म या एंड ऑफ लाइफ केयर वहाँ नहीं होती। अजीब बात यह है कि यहाँ ग्रेवयार्ड्स हैं, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए, उन्हें यूज नहीं किया जाता। लॉन्गेरबेन दुनिया के उन रेयर प्लेसेस में से एक है जहाँ जिंदा रहना नॉर्मल है, लेकिन मरना रूल के खिलाफ। दोस्तों, कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।